नमस्कार दोस्तों, आज ये रिलेशन की अंतिम क्लास होगी। हमने दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं लगभग, सेट और रिलेशन। अब बारी है इनकी प्रैक्टिस की। ये अपना टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। जो भी जिस प्रकार के जिस लेवल तक एग्जामिनर पहुंच सकता है उस लेवल तक हम पहुंचेंगे। ये मेन सेशन होगा। जो अगला हमारी क्लास होगी, अगला जो हमारा लेक्चर होगा, उसमें जो मैं चीज़ें आपको करवाऊंगा वो इंपॉर्टेंट होगी, वो आपको नोट डाउन भी करनी है, साथ साथ में वो क्वेश्चन लिख लीजिएगा। या फिर आप चाहें तो SR सैनी बुक हो गई या फिर माथुरिया की बुक होगी, तो वो बुक आप ला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं में से आएंगे। या फिर आपकी जो NCERT बुक है, RBSE की बुकें हैं, उनसे क्वेश्चन कलेक्ट किए जाते हैं, तो आप आराम से वो चीज़ों को कर सकते हैं। तो अपने पास बुक आपके पास होनी चाहिए। SR सैनी बुक ले आना चाहिए या माथुरिया वाली बुक ले आना। RBSE की तो सबके पास होती है, NCERT RBSE वो तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना अंतिम टॉपिक। अपना अंतिम टॉपिक है आज टाइप्स ऑफ रिलेशन। थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इनकी लेंथ बढ़ा दी जाएगी क्लासेस की। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। धीरे धीरे इनकी क्लासेस की मैं कह रहा हूं कि लेंथें बढ़ा दी जाएंगी। तो चलिए, सबसे पहला संबंध आता है। मान लीजिए आपके पास समुच्चय A है। पहले हम बात करते हैं समुच्चय A है, तो A से A में टोटल कितने फलन हो सकते हैं? बहुत सारे फलन होंगे, जितने भी संभावित फलन है। तो उनमें सबसे पहला आता है आपका रिक्त संबंध, यानी कोई भी रिलेशन न हो, रिक्त संबंध या नल रिलेशन कह सकते हैं। कोई भी रिलेशन न हो, यानी आप कह सकते हैं कि फाई होता है सब में, यानी कोई संबंध नहीं है तो फाई रिक्त है। फाई आप कह सकते हैं सबसेट ऑफ A क्रॉस A, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका सबसे छोटा संबंध होता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, सबसे छोटा संबंध। सिंपल सी बात है, ज़्यादा टाइम इनमें नहीं लगाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें हम बात करेंगे। दूसरा आ गया सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या होगा? यदि जो R है वो इक्वल हो जाए किसके? A क्रॉस A के, यानी जितने भी इसके क्रमित युग्म बने, सारे रिलेशन बनाए, जितने भी फलन आ रहे हैं सभी के सभी संबंध बनाए। या फिर कह सकते हैं सबसेट इक्वल A क्रॉस A। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा संबंध होगा, ठीक है। ये दो बात हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। ये तो सिंपल सी बात थी। अब देखिए नंबर 3 पर तत्समक संबंध। आइडेंटिटी रिलेशन कह सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। तत्समक संबंध। तत्समक संबंध क्या होता है कि सीधी सी डेफिनेशन है कि प्रत्येक अवयव का स्वयं, केवल और केवल स्वयं के साथ ही संबंध हो। केवल और केवल स्वयं के साथ ही संबंध हो, यानी 1 2 3 अवयव हैं तो 1 का 1 के साथ ही, 2 का 2 के साथ ही, 3 का 3 के साथ ही, स्वयं का स्वयं के साथ ही, केवल और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो आपके पास एलिमेंट है उसी के साथ रिलेशन हो, तो आप उसे तत्समक या आइडेंटिटी कहते हैं। ये बात हम लिखते हैं, परिभाषा आप लिख भी सकते हैं कि यदि A का प्रत्येक अवयव स्वयं, यदि A का प्रत्येक अवयव, यदि A का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से ही संबंधित हो, ठीक है। केवल और केवल, यदि A का प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से, स्वयं और केवल स्वयं से ही संबंधित हो, ठीक है। जैसे हम बात करें कि अर्थात कह सकते हैं, अर्थात क्या मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो रिलेशन आप निकालेंगे IA, वो देखिए A कोमा A, हम क्रमित युग्म बना रहे थे, क्रमित युग्म संबंध के अंदर बनाए थे A कोमा B,
यानी ए का बी किसी अन्य एलिमेंट के साथ, लेकिन अब क्या है स्वयं का स्वयं के साथ, ए और ए यानी खुद का खुद के साथ ही। जैसे आप आलेख से बात कर सकते हैं ऐसे, मान लीजिए यहां पर 1 2 3 अवयव हैं, 1 2 3 ऐसे, तो स्वयं का स्वयं के साथ संबंध ये होता है भाई तत्समक संबंध, केवल और केवल। इसके अलावा ऐसा नहीं होना चाहिए एक का दो के साथ, दो का एक के साथ, ऐसा नहीं, स्वयं का स्वयं के साथ, ये तत्समक होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा, अब जो 4-5 चीजें बताऊं वो सारी इंपॉर्टेंट है। समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये क्या होगा? देखिए समतुल्य नाम से ही स्पष्ट है, स्वयं से संबंध हो, यानी जिसका स्वयं से संबंध हो, यानी यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। अभी कंफ्यूज होंगे थोड़ा आप, लेकिन जल्दी ही कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, यानी एवरी फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, तो ए कोमा ए बिलोंग टू आर। ठीक है, ये मैंने बात कह दी, ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से ही संबंधित हो। ठीक है, अब फिर बताएं तो इसमें और इसमें फिर अंतर क्या रह गया? ये तो तत्समक हो रहा है और ये समतुल्य हो रहा है, लेकिन ध्यान रखें जो तत्समक संबंध था उसमें तो केवल और केवल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये लगे केवल और केवल स्वयं से। अब इसके अंदर केवल और केवल मतलब इसका एक का एक के साथ ही रहेगा संबंध, एक का दो के साथ नहीं हो सकता। लेकिन इसमें क्या होगा संबंध में, स्वयं का स्वयं के साथ तो होगा ही होगा। ऐसे मैं बता रहा हूं कि एक का एक के साथ तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक का अन्य के साथ भी हो सकता है। एक का स्वयं के साथ तो होगा ही होगा, एक का स्वयं से संबंधित होगा, लेकिन और अन्य के साथ भी एक है वो संबंधित हो सकता है। तो ये समतुल्य की डेफिनेशन है, ये तो होना ही होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा और भी अन्य के साथ भी संबंध हो सकता है। लेकिन तत्समक के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्वयं का स्वयं से ही संबंध होगा, इसके अलावा कोई भी संबंध नहीं होगा। बस यही इतना सा चेंज है इसके अंदर। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। अब यहां से कुछ नोट वाली बातें होगी, अब आप खुद देख सकते हैं। देखिए नोट के अंदर जो तत्समक संबंध है कि जो भी तत्समक संबंध होगा वो समतुल्य होता है, होगा ना, क्योंकि देखिए स्वयं का स्वयं से संबंध है और यहां पर समतुल्य होगा। लेकिन मुझे बताएं क्या समतुल्य संबंध तत्समक हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर अन्य के साथ भी संबंध होगा अवयव का। लेकिन जो आपका तत्समक है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्वयं का स्वयं से, तो तत्समक संबंध समतुल्य संबंध हो सकता है, लेकिन समतुल्य संबंध तत्समक हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यही बात इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट लगाकर भी लिख सकते हैं। और ऐसा एक परिभाषा, अगर इसके अंदर प्रत्येक अवयव जितने मान लीजिए 3 है तो 3 का खुद के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। लेकिन अगर एक भी ऐसा अवयव आपके पास मौजूद है जिसका स्वयं का संबंध नहीं है तो वो समतुल्य संबंध नहीं होगा। यानी प्रत्येक अवयव का होना चाहिए। देखिए मैंने बात लिखी है प्रत्येक अवयव का, अगर एक भी अवयव ऐसा है जिसका संबंध स्वयं के साथ नहीं है तो वो समतुल्य फिर नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये बात कुछ नोट लिख सकते हैं, या फिर नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगी ये बातें। ये जो मैं बातें बोली है आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये 2 नोट मैंने लगवाए हैं, ये नोट लिख लीजिएगा आप अच्छे से। कौन सा? कि तत्समक संबंध, प्रत्येक तत्समक संबंध क्या होता है? समतुल्य हो सकता है, समतुल्य, लेकिन समतुल्य संबंध तत्समक नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चार या 3 जो भी है, सममित
ये तीनों इंपॉर्टेंट है भाई। सममित संबंध, सममित संबंध। सममित संबंध सीधी सी बात है कि यदि ए बी के साथ जो रिलेशन है, यानी जो संबंध दर्शा रहा है ए बी के साथ जो संबंध है, अगर इससे आपको यानी ए बी मान लीजिए बिलोंग टू ए कर रहे हैं, तो इसके साथ अगर ये रिलेशन है तो उसके अंदर बी कोमा ए बिलोंग टू आर भी होना चाहिए। ए बी बिलोंग टू आर के लिए सत्य है तो बी कोमा ए के लिए भी वो सत्य होना चाहिए। अगर वो सत्य है तो आप उसे सममित कहेंगे। ठीक है, सममित संबंध डेफिनेशन लिख सकते हैं कि यदि समस्त ए कोमा बी बिलोंग टू ए के लिए ए बी बिलोंग टू आर है तो बी कोमा ए बिलोंग टू आर भी होना चाहिए। अगर ये ऐसी प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो उसे आप सममित संबंध कहते हैं, साइमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। नंबर 5 संक्रामक। बहुत सारी प्रैक्टिस हम करेंगे इससे रिलेटेड, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में 3 चीजें आ जाएंगी। ट्रांजिटिव, इसके अंदर कितनी चीजें आ जाएगी? 3 चीजें आ जाएगी। कौन कौन सी? देखिए कि ए बी सी मान लीजिए बिलोंग टू ए से बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, ये 3 एलिमेंट ए से बिलोंग हैं। 3 अवयव ले लिया हमने ए सेट से। ठीक है, अब देखिए ए का बी के साथ जो रिलेशन है, ठीक है, इसका संबंध है, और बी का सी के साथ जो रिलेशन है, ये 2 रिलेशन आपको देगा कि ये 2 रिलेशन है, ऐसी चीज ले लीजिए। तो ए का सी के साथ भी वही संबंध होना चाहिए। अगर ये बात भी सत्य आ जाती है कि रिलेशन है तो वो क्या होगा? संक्रामक होगा। संक्रामक यानी ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, जो आपको देगा ना कि संबंध देगा कि वाई एक्स से 3 गुना ज़्यादा है, तो ऐसा रिलेशन अगर ए का बी के साथ हो रहा है, बी का सी के साथ हो रहा है, तो क्या फिर ए का सी के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ये आपको चेक करना है। अगर वो हो रहा है तो वो फिर क्या होगा? संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अगर ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, एक लाइन नोट लगाकर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेगा डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं इस पर पूरी प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूं अच्छे से। एग्जाम के अंदर 100% आज ही कह रहा हूं मैं क्वेश्चन आएगा और बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो नोट लगाकर आप लिख सकते हैं कि ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि आर क्या हो, यदि आर जो संबंध आपने लिखा है वह समतुल्य हो, समतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव, समतुल्य, सममित, तीनों चीजें हैं, सममित यानी सिमेट्रिक और संक्रामक। ये इंपॉर्टेंट है कि आर है वो आपका तुल्यता संबंध कहलाएगा। यदि वह आर समतुल्य भी है, समतुल्य का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, ए कोमा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। ठीक है, यानी जो संबंध दे वो खुद के लिए भी लागू होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सममित का मतलब कि ए का बी के साथ जो रिलेशन है वही बी का ए के साथ भी होना चाहिए। जैसे आपको कह देगा कि x माइनस वाई बराबर पूर्णांक है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया। अब x माइनस वाई, अब देखिए स्वयं आप लेते हैं y की जगह x रख दीजिए, तो x माइनस एक्स करेंगे तो 0 आया, तो 0 क्या एक पूर्णांक है? बिल्कुल है, तो ये समतुल्य हो गया। ठीक है, सममित में आप 2 संख्या लेंगे, पूर्णांक कोई 2 नंबर ले लीजिए x और y, मान लीजिए x बराबर 2 ले लिया, y बराबर 3 ले लिया, तो 2 माइनस 3 करेंगे, माइनस 1 पूर्णांक है। अब इसका उल्टा कीजिए, y माइनस एक्स कीजिए, तो आपने y क्या 3 लिया था, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आया, तो वो क्या है? पूर्णांक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। संक्रामक में 3 चीजें आप लेंगे, तीन संख्याएं लेंगे, और आपको जाना हमेशा ये बात ध्यान रखें कि असत्य की खोज करनी है। अगर कोई चीज असत्य आ जाती है तो वो डेफिनेटली फिर आपकी नहीं होगा, तुल्यता नहीं होगा।
अब आपने तीन कोई भी संख्या ले सकते हैं आप यहाँ पूर्णांक में, तो वो आप घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा। ए का बी के साथ अगर घटा रहे हैं तो वो पूर्णांक आ रहा है, और बी का सी के साथ जो करें वो पूर्णांक आ रहा है, तो ए के साथ और ए और सी को जो घटाएंगे तो वो भी पूर्णांक आएगा। तो फिर ये तीनों अगर चीज़ें जहाँ पर हो जाती है तो वो एक तुल्यता रिलेशन होता है, और समतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक है, तो वो तुल्यता होगा। तो ऐसे क्वेश्चन 11th-12th के अंदर बहुत सारे बनते हैं कि दर्शाइए कि आर एक तुल्यता संबंध है, तो आपको तीनों चीज़ें प्रूफ करनी पड़ती हैं। जैसे एक क्वेश्चन सीधा सा अगर मैं बात कर लूं कि एक रिलेशन दे दिया कि T1 T2 क्या है, दोनों सर्वांग सम है। एक त्रिभुज का रिलेशन दे दिया कि T1 T2 सर्वांग सम है। अब देखिए स्वयं के साथ सर्वांग सम की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा जी, बिल्कुल, यानी खुद त्रिभुज है वो खुद के सर्वांग सम होता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए अगर एक त्रिभुज हमने ले लिया और एक दूसरा ले लिया, पहला त्रिभुज T1 त्रिभुज ले लिया, T1 T2 के सर्वांग सम है, तो क्या आप उल्टा करेंगे T2 T1 के सर्वांग सम होगा, बिल्कुल सही बात है, होगा। तीन त्रिभुज ले लीजिए, T1 T2 T3 हमने ले लिया, T1 T2 यानी T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 T3 के सर्वांग सम है, यानी तीनों T1 तो T2 के साथ हो गया, T2 T3 के साथ, तो क्या T1 T3 होंगे। देखिए T2 के साथ सर्वांग सम हुआ तो T2 T3 के साथ, तो ऑटोमेटिक कनेक्शन देखिए T1 T3 तो अपने आप ही सर्वांग सम होंगे क्योंकि सारी चीजें सर्वांग सम चल रही है। तो फिर इस प्रकार जो ये आपने क्वेश्चन लिखा है तो ये क्या होगा, समतुल्य सम्मित संक्रामक है, तो एक तुल्यता संबंध आपका कहलाएगा। बस यही सिंपल सी बातें हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, हमने बहुत सारे क्वेश्चन पिछले साल भी किए थे, लेकिन इस बार हम प्रैक्टिस करेंगे ना SR सैनी बुक से, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो ऐसा कुछ रिलेशन यहाँ पर बनता है तो आप कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन तो मैंने बता दिए। अब एक क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है कि रिलेशन आपको दे दिया कि R बराबर x, y, x y की पत्नी है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं, ठीक है, ये हम चेक करते हैं। 1 मिनट रुकें। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि R एक तुल्यता संबंध है या नहीं। सबसे पहली बात हम करते हैं स्वयं के लिए। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर y की जगह आपको x ही रख के देखना है। स्वयं तो खुद की पत्नी कभी हो सकता है क्या? ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को कि स्वयं की पत्नी, स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता, तो ये समतुल्य तो नहीं होगा। सबसे पहले हम समतुल्य की जांच कर रहे हैं कि ये आपका समतुल्य है या नहीं। तो समतुल्य तो नहीं होगा क्योंकि स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात सम्मित के लिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए x है y की पत्नी, तो मुझे बताएं क्या y x की पत्नी होगा क्या? बताओ, x y की पत्नी है तो क्या y इसका उल्टा होगा क्या y x की पत्नी है? नहीं हो सकता, तो ये सम्मित भी नहीं है। नंबर तीसरा देखिए संक्रामक। अब आप देखिए इसमें 3 चीजें लेनी है कि x y की पत्नी, ठीक है, y z की पत्नी, तो फिर आपको चेक करना है क्या x z की पत्नी है या नहीं, ये चीज चेक करनी है। तो देख कर लग रहा होगा कि तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो संक्रामक नहीं होगा ये, है ना। देख कर लग रहा है ना कि ये संक्रामक नहीं होगा, लेकिन ये संक्रामक है। कंफ्यूज हो जाएंगे, ये विरोधाभास की स्थिति होती है, ये आपको याद रखना है, विरोधाभास की। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, x y की पत्नी है तो ये तो y पहले ही पत्नी है, तो y z की पत्नी तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर x z का क्या मतलब हुआ? तो ये ऐसी कंडीशन बनती है, तो उसे विरोधाभास स्थिति कहते हैं। और विरोधाभास स्थिति में जो चीज होगी वह क्या होगी? संक्रामक होगी। तो यह संक्रामक होगा क्योंकि विरोधाभास की स्थिति हो रही है। ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है, विरोधाभास की स्थिति है। जहां विरोधाभास की स्थिति होगी वहां पर आपको याद रखना है क्या, जहां विरोधाभास की स्थिति है तो वो संक्रामक होगा। समझिए बात को, ये समतुल्य भी नहीं है, स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता, सम्मित भी नहीं है, लेकिन संक्रामक है क्योंकि यहां पर विरोधाभास की स्थिति है। ठीक है, लिख लीजिए।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। एक बार तो थोड़ा सा आपको टॉपिक क्लियर करवाया है। क्वेश्चन की स्पेशल सेशन होगा अपना, जिसके अंदर 25-30 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे प्रैक्टिस के अलग अलग, ताकि सभी प्रकार का अभ्यास हो सके। अब आगे देखिए, हमने संबंध पढ़ लिया, सम्मित संबंध हमने पढ़ा है। अब हम प्रतिसम्मित संबंध पढ़ते हैं। प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित संबंध, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है भाई? देखिए, हम बात कर रहे थे कि A बिलोंग टू A के लिए A से B में कोई संबंध, ठीक है, A से B में संबंध है कोई, ठीक है, हो तो B का A से संबंध। देखिए, सम्मित संबंध क्या होता है? A का B के साथ जो रिलेशन है वो B का A के साथ होना चाहिए, सम्मित ये कहता है। लेकिन प्रतिसम्मित कहेगा कि A से B का कोई संबंध है तो B का A से संबंध तभी होगा, हो तो B का A के साथ संबंध तभी होगा जब A बराबर B हो। बस ये प्रतिसम्मित है कि A बराबर B है तभी ये चीज पॉसिबल है। अगर ऐसी चीज कंडीशन हो रही है तो आप उसे प्रतिसम्मित कहेंगे। हमने सम्मित संबंध क्या पढ़ा था कि A का B के साथ जो रिलेशन है वही B का A के साथ रिलेशन होना चाहिए, तब वो सम्मित होगा, ठीक है। इसके उलट क्या होगा कि A का B के साथ तो संबंध है, तो B का A के साथ संबंध दर्शाने के लिए A को B के बराबर होना पड़ेगा, तभी संबंध होगा। अगर ऐसी कंडीशन जहां लागू हो रही है तो वो प्रतिसम्मित है। तो प्रतिसम्मित क्या हो जाएगा कि A B बिलोंग टू R हो तो B A बिलोंग टू R नहीं होना चाहिए जब A बराबर नोट B। जब A बराबर B नहीं है तो ये कंडीशन लागू होनी चाहिए, है ना। 1-2 है तो वो 2-1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 1 बराबर नोट 2 है। ये प्रतिसम्मित होता है। सम्मित में हमने पढ़ा कि 1 का 2 के साथ संबंध है तो 2 का 1 के साथ भी संबंध होना चाहिए, ठीक है। आराम से समझ में आ गया। ये सिंपल सी चीजें हैं। आगे है आंशिक क्रम संबंध। आंशिक क्रम संबंध, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, कि कोई संबंध है R, वो आंशिक क्रम संबंध कहलाएगा यदि उसके अंदर क्या हो, R है वो समतुल्य हो। समतुल्य का मतलब A बिलोंग टू R, ठीक है। दूसरा प्रतिसम्मित हो। प्रतिसम्मित समझ गए क्या? A B बिलोंग टू R हो तो B नोट बिलोंग टू R होना चाहिए। कब? जब A बराबर नोट B, ठीक है। ये कंडीशन याद रखनी है। तीसरा संक्रामक हो, वही चीज है। अब देखिए, आंशिक क्रम हमने तुल्यता संबंध पढ़ा। तुल्यता संबंध क्या था कि वह समतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। लेकिन आंशिक क्रम संबंध क्या होगा? बस एक चीज चेंज हुई है बीच में, सम्मित की जगह प्रतिसम्मित। अगर प्रतिसम्मित आ जाता है तो वह आंशिक क्रम संबंध हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से प्रतिसम्मित हट जाता, सम्मित रहता, तो वो तुल्यता संबंध हो जाता। तो थोड़ा सा इनमें रिलेशन आप ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करके याद रख सकते हैं। पूर्ण क्रम संबंध। पूर्ण क्रम संबंध क्या होता है? R आंशिक क्रम संबंध हो, साथ साथ में A B बिलोंग टू के लिए या तो A B बिलोंग टू R या B A बिलोंग टू R या फिर A बराबर B हो, तो ये पूर्ण क्रम संबंध होगा। तो इतना खास नहीं है। अब देखिए, कुछ नोट लगाकर कुछ हम बातें याद करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं भाई। नोट लगाकर कुछ बातें देखिए। कि समुच्चय A से A में कोई संबंध, A से A में कोई संबंध है, A पर R तथा S दो तुल्यता संबंध है। दो तुल्यता संबंध है तो R इंटरसेक्शन S जो बढ़ेगा वह भी क्या होगा? वह भी तुल्यता संबंध होगा। ये पूरा हो गया अब आपका।
समझ गए ना कि R और S दो तुल्यता संबंध है, तो R इंटरसेक्शन S भी क्या होगा, एक आपका तुल्यता संबंध होगा। सिंपल सी बात। दूसरा बात आप लिख सकते हैं यहां पर कि यदि R तुल्यता संबंध है, ये नोट आपको याद रखने हैं, R तुल्यता संबंध है तो R इनवर्स भी क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। ठीक है। तीसरी बात कि परस्पर असंयुक्त क्रमित युग्म रखने वाले संबंध सदैव प्रतिसममित तथा संक्रामक होते हैं। यानी अगर वो दोनों असंयुक्त है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो वे क्या होते हैं, आपके प्रति सममित तथा संक्रामक होंगे। ठीक है, तो ये इसी के साथ आपका पूरा ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बस इतना ही था। ये दो संबंधों का संयोजन SOR, ये भी आप सिंपल सी बात है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। इन क्लासेज को आप शेयर जरूर कीजिए। जो भी अपनी अभी तक लगभग 25 से 30 मिनट के बीच में क्लासेज हो रही हैं, तो आप इनका बेनिफिट उठाएं, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें और भी अपने दोस्तों को जोड़ें कि पूरा सेकंड ग्रेड का कोर्स यहाँ पर करवाया जा रहा है। अभी काफ़ी टाइम है आपके पास सेकंड ग्रेड होने को, तो आराम से हम चीज़ें करेंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी तो 2-2, 3-3 क्लासेज डेली हम कर सकते हैं। हमने पहले भी किया है और आगे भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। थोड़ा पढ़ते रहेंगे, जितना पढ़े उतना एक बार बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।